दोस्तों, आज पेश है मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेवा का ईसार का पहला हिस्सा। बाबू इंद्रजीत सिंह की और मेरी आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी। हम दोनों एक ही ज़ात, एक ही उम्र और एक ही ख्याल के आदमी थे। बाबू इंद्रजीत सिंह मेरे मकान से थोड़ी ही दूर रहते थे। चुनांचे फुर्सत मिलने पर कभी मैं उनके घर चला जाता और कभी वो मेरे मकान पर आ जाते थे। बाबू इंद्रजीत सिंह एक हिंदुस्तानी फर्म में हेड क्लर्क या बड़े बाबू थे। मुशाहरा 150 रुपये मिलता था। उनके कुंबे में उनके और उनकी बीवी के सिवाय और कोई न था। उनकी एक बहन भी थी, मगर वो ज़्यादातर अपनी ससुराल में रहती थी। कभी कभी 1-2 माह के लिए चली आया करती थी। उन दिनों में मैंने डॉक्टरी में LMS की डिग्री हासिल करके अपना कारोबार शुरू ही किया था। उस वक्त मेरे कुंबे में मेरी बूढ़ी माँ और एक बेवा बहन के सिवाय कोई न था। मेरी शादी नहीं हुई थी। अगरचे शहर में काफ़ी जायदाद होने के सबब से मैं माली तफक्कुरात से आज़ाद था, मगर फिर भी मैंने शादी नहीं की। मेरे ख़यालात में कुछ अजीबो गरीबपन था, मगर मुझे उनमें कोई अजीबो गरीबपन नहीं नज़र आता था। मेरे ख़यालात का एक अजीबो गरीबपन, अगर उसे इस नाम से मौसूम किया जा सकता है, ये था कि मैंने तालीम याफ्ता और हसीन बेवा से शादी करने का अहद कर लिया था। मेरे उस अहद को मेरी वालिदा और बड़ी बहन भी, जिनको हर तरह से खुश रखना और जिनके तमाम अहकाम को बजा लाना मैं अपना फ़र्ज़ समझता था, नहीं तोड़ सकती थीं। मुझे ये मालूम था कि मेरे ब्याह न करने से मेरी माँ और बहन को रूहानी तकलीफ़ हो रही है, उनके बहुत से अरमानों का खून हो रहा है, मगर मैंने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा को तोड़ना पाप समझा। एक रोज़ शाम को मैं बाबू इंद्रजीत के मकान पर गया। वो दफ्तर से लौटकर कुछ नाश्ता करने बैठे ही थे। मुझे देखकर बोले, आओ, अच्छे मौके पर आए। अपनी बीवी से, जाओ इनके लिए भी कुछ लाओ। इंद्रजीत सिंह की बीवी मुझसे पर्दा न करती थी, बल्कि खुद इंद्रजीत ही नहीं करने देते थे। इंद्रजीत की बीवी चंद्रकला मेरे लिए भी थोड़ा सा खाना ले आई। मैं भी खाने लगा। इंद्रजीत ने पूछा, आज हाल नहीं गए क्या? हाल से उनका मतलब मेडिकल हाल या दवाखाना से था। मैंने जवाब दिया, गया तो था, दिन भर खाली बैठा कुर्सी तोड़ता रहा। बैठे बैठे तबीयत उकता गई। उस वक्त ये ख्याल करके कि तुम दफ्तर से आ गए होगे, इधर चला आया। इंद्रजीत, अभी कोई मरीज़ वरीज़ नहीं मिला? मैं, अभी तो कोई नहीं मिला। और मिले भी कहाँ से? ढेरों तो डॉक्टर हैं, गली गली मेडिकल हाल और दवाखाने हैं। अलावा इसके अभी मुझे काम शुरू किए दिन ही कितने हुए हैं? इंद्रजीत, हाँ, जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मालूम होगा तो मरीज़ भी मिलेंगे। चंद्रकला मुस्कुरा कर बोली, डॉक्टर तो सुबह उठकर यही मनाते होंगे कि कोई बड़ा आदमी बीमार हो तो हमारी बन आवे। मैंने कहा, हाँ, बहुत से मनाते भी हैं, मगर साथ ही ये भी मनाते हैं कि हमारे इलाज व मुआलजे से अच्छा हो जाए। चंद्रकला, अच्छा करना उनके हाथ में थोड़े ही है। जो ऐसा हो तो फिर काहे को कोई मरे। इंद्रजीत बोल उठे, अगर अच्छा करना उनके हाथ में नहीं है तो बीमार करना भी उनके हाथ में नहीं। वो लाख मनाया करें, उनके मनाने से होता ही क्या है। हम दोनों नाश्ते से फारिग होकर हाथ मुंह धोकर बैठ गए। चंद्रकला पान बनाने लगी। इंद्रजीत ने पूछा, अब कहाँ का इरादा है? सैर करने चलोगे या घर जाओगे? मैंने जवाब दिया, घर में क्या रखा है, घर में तो मेरा दिल ही नहीं लगता। चंद्रकला बोल उठी, दिल क्या लगे पत्थर, दिल लगने का सामान भी तो हो। कल मैं माता जी के पास गई थी। सच कहती हूँ कि वो इस कदर दुखी हैं कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता। कहती थीं कि मुझे और कोई दुख नहीं, सिर्फ यही दुख है कि रघुबीर की बीवी का मुंह नहीं देख सकी। उनकी तो ये आरजू थी कि तुम्हारे लड़के बच्चे देखकर मरती, मगर जब बहू का मुंह देखने ही के लाले पड़े हैं तब लड़के बच्चों का जिक्र ही क्या है। इंद्रजीत बोले, हाँ भाई, ये बात तो तुम्हारी वाकई ठीक नहीं। आखिर तुमने सोचा क्या है? मैं, भाई, मैं तुम्हें अपने ख्यालात बता चुका हूँ। इंद्रजीत, यार, तुम्हारी सब बातें मुझे पसंद हैं, तुम्हारे सभी ख्यालात मेरे ख्यालात से मुताबिकत रखते हैं, मगर इस बारे में मेरा तुम्हारे साथ इत्तिफाक राय नहीं। भला ये भी कोई बात है कि कोई खूबसूरत पढ़ी लिखी बेवा न मिलेगी तो तुम शादी ही न करोगे? खासे रहे, मेरी समझ में तो ये जुनून है। चंद्र, आप तो डॉक्टर हैं, औरों की नब्ज टटोलते हैं,
दूसरों का जुनून रफा करते हैं मगर अपना जुनून दूर करने की कोशिश नहीं करते। मैंने मुस्कुराकर कहा, इंसान अपने मर्ज की खुद दवा नहीं कर सकता। डॉक्टरों को भी अपनी बीमारी के इलाज के लिए दूसरे डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए मैं अपना ये पागलपन या जुनून खुद नहीं रफा कर सकता। इसके लिए किसी दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत है। चंद्रकला पान लपेटती हुई बोली, ए हटो भी, ख्वाह मख्वाह बातें बनाते हो। इंद्रजीत, भाई रघुबीर, सचमुच ये बड़ी बुरी आदत है। इस जिद से बाज आओ। कोई समझदार आदमी तुम्हारी इस जिद को ठीक नहीं कह सकता। मैं ज़रा संजीदगी के अंदाज से बोला, यार इंद्रजीत, इस बारे में बहस मुबाहिसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। माना कि ये मेरा पागलपन है, मगर ये ऐसा पागलपन है जो दलील और बहस व मुबाहिसा से रफ़ा नहीं किया जा सकता। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। ईश्वर ही इस पागलपन को दूर करे तो करे। ये इंसान की ताकत से बाहर का काम है। इंद्रजीत, अगर ये बात है तो अब कुछ न कहूँगा। परमात्मा तुम्हारे सर से ये सौदा उतारे। चंद्रकला मेरे हाथ में पान देते हुए बोली, मेरा दिल तो ये कहता है कि तुम्हारा ये जुनून रफ़ा हो जाएगा और किसी इंसान के ज़रिए ही रफ़ा होगा। लोहा लोहे ही से कटता है। तुम्हें भी कोई तुम्हारे ही ऐसा पागल मिल जाएगा, तब ये सारा पागलपन दूर हो जाएगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। दोस्तों, ये था मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेवा का ईसार का पहला भाग। इसका अगला भाग अगली मुलाकात में पेश करूंगा। जहां तक आपने ये कहानी सुन ली है, वहां तक कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके तासुरात का इंतज़ार करूंगा। मैं हूं मोइन शम्सी, आता हूं लेकर बहुत जल्द इस कहानी का अगला हिस्सा। सलाम हिंदुस्तान।